डीपीओ साहब ने जो बातें की हमारे लिए बहुत अच्छी बातें की। के लिए भी जनाब डीपीओ साहब हमें ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ये मनशियात शुरू क्यों होती है, लेकिन हमसे बेहतर आपके अलकार बेहतर तरीके से समझते हैं कि कौन कौन बेच रहा है। 4 खुली कचहरियों से या तो 400 मुकदमों से भी ये खत्म नहीं। इलाके का डीपीओ, इलाके का डीएसपी, इलाके का एसएचओ इतना बेखबर है, उसको नहीं पता कि उसके इलाके में इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को बेहतर करें। बंदा अपने तौर पे गाड़ी लेके आता है और मानसेरा पुलिस का रिस्पांस ये है कि ये बंदा फायर मार दे जी, ऐसी तेज करना जो लगते। सुनने की बजाय वो पहले जाएंगे, जाओ कागज ले आओ, कागज लेने जाएगा वो लेके आगे कहेंगे पेन ले आओ, उसकी इधर से उधर भगाते रहेंगे। डीपीओ साहब ने जो बातें की हमारे लिए बहुत अच्छी बातें की, वो हमारे दिल पे लगी। वो यहाँ पे आके एलियान शोलबांडी के दरमियान आके ये जो खुली कचहरी लगाई गई है, हम ये कहते हैं ये तो हमारा घर है, शोलबांडी हमारा घर है, लेकिन का तान ये नहीं है कि ये क्याल, ये डिस्ट्रिक्ट ये भी हमारा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। बंदे के अंदर ये जुर्रत होनी चाहिए, ये अख्तियार होने चाहिए कि ये मुल्क हमारा है और हम कहीं भी बात कर सकते हैं। पीने वाले का ये आलम है, उनके हाथों में डिग्रियां पकड़ी हुई हैं, उनके वालिदैनों ने अपने कैरियर दांव पे लगा के उनको तलीमें दिलवाई हैं, लेकिन आगे वो डिग्रियां पकड़ी हुई वो जो है ना, उनका अपना टाइम ज्यादा हो जाता है, वो नौकरी के काबिल नहीं रहते, वो मायूसी के आलम में जम हो जाते हैं, या वो कब्रिस्तान पकड़ लेते हैं या वो पहाड़ी पकड़ लेते हैं। इनके लिए भी जनाब डीपीओ साहब हमें ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ये मनशियात शुरू क्यों होती है। अभी मेरे घर में 10 बंदे खाने के लिए हैं, मैं देखूंगा मेरा रोजगार नहीं है, मैंने कोई ना कोई रास्ता तो अख्तियार करना है। तो उसके लिए यह है कि यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाए, उसमें कोई ये नहीं है कि किसी एक खेल की कमेटी हो, सब जो भी खेलें शोलबानी में रहती है उस कमेटी का कोई नाम जैसे आप दें, फलाई कमेटी हो, वो जो है आपके साथ राब्ता भी करे, मनशियात के ऊपर भी चले, हमें किसी से डर नहीं है। जो मनशियात यहाँ पे बेचते हैं या बेचेंगे हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन हमसे बेहतर आपके अलकार बेहतर तरीके से समझते हैं कि कौन कौन बेच रहा है। रही हवाई फायरिंग की बात, तो इंशाअल्लाह आपने जो एक प्रोग्राम नीचे किया था उसमें अगर 100% वो जो है अमल नहीं हुआ, तो मैं ये कहता हूं इंशाअल्लाह 10% हुआ है, और इंशाअल्लाह 10% 50% की हम आपको यदानी कराते हैं कि इंशाअल्लाह तसल्ली कराते हैं कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे। फिर मेरे गांव का एक छोटा सा मसला ये है, वो शायद आपके लेवल से ऊपर है, यहाँ बड़े बड़े जो है मिनिस्टर आए हैं, बड़े बड़े एमपीए आए हैं, यहाँ पे वादे उन्होंने किए हैं, हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है। आज 55 साल मेरी उम्र हो गई है, इकबाल खान से लेके कई अभी तक जो है वो हमारे वो भी वजीर आला थे, यहाँ तक हमें ग्राउंड नहीं दी गई है। ये हमारे पास ये आर्मी की ग्राउंड है, अगर और जगह नहीं है तो यहाँ आर्मी के साथ बात हो सकती है। आर्मी किसकी है? आर्मी हमारी है ना, ये जगह हमारी है, हमें यहाँ से जगह दी जाए, हमारे बच्चे जो है ना ये कब्रिस्तानों में ना घूमे, निशात की तरफ ना जाएं। तो लिहाजा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जितने मसाइल हैं इनको बरूकार लाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, इनके पीछे भी इंशाअल्लाह बड़े सिलसिले हैं, तो हमें यहाँ से ग्राउंड दी जाए, उसमें भी मनशियात की कमी होगी। मैं इसी बात के साथ एक शेर अर्ज करता हूँ, जाते जाते मैं अपनी बात खत्म करूंगा। माना हमारी जात में सो ऐब है मगर बिकते नहीं, खुदा की कसम हम फकीर लोग, हम ताउन करेंगे जी इंशाअल्लाह आपसे। अच्छा, एक छोटी सी एक बात रह गई है जी, वो मेरे भाई ने मुझे कहा हुआ था, तो वो मैं वजाहत करता चलूं। हमारा ये जो है बंद खूब एक तो नहीं, अपना सरबत चौक पे एक अड्डा बना हुआ है, एक ऊपर अड्डा बना हुआ है, यो जो बंद खूब से नीचे है जो अड्डा है, अगर शोलबानी वालों के लिए उसको फाल किया जाए, हमारी माएँ बहनें जाती हैं यहाँ हॉस्पिटल जाती हैं, उनको भी सहूलत हो जाएगी। जगह मुहैया है, अगर जगह मुहैया ना होती तो शायद हम ये बात नहीं कहते। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। शॉर्टली सर, आज का जो एजेंडा है फायरिंग, मंशियात और कब्जा माफिया से रिलेटेड 2-3 बातें अर्ज करूंगा कि फायरिंग चूंकि हमारे कल्चर का बदकिस्मती से हिस्सा बन चुका है और इसको ख़त्म करने के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। 2-4 खुली कचहरियों से या 2-400 मुकदमों से भी ये ख़त्म नहीं होने वाली।
ہمارے یہاں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جو آپ نے پہلے نشاندہی کی کہ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش اور ہماری دکانوں پہ جو چھوٹے بچے پلاسٹک کے ہتھیار لے کے گھوم رہے ہیں ہماری گلیوں میں، جن سے انسپائر ہو کر وہ آگے جا کر دوسرے اسلحے کی طرف جا رہے ہیں، کائنڈلی اس کے اوپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آپ یہ چیز کنوے کریں کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسرا جو منشیات کے حوالے سے سر بات ہے، میں نے کل کی میٹنگ میں پرسوں شاید میرے بھائیوں کو ناگوار بھی گزری ہوگی کہ ایک فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ، میٹرک کا اسٹوڈنٹ، اس کو پتا ہے کہ میرے علاقے میں منشیات کون بیچتا ہے، مجھے کس سے ملے گی، تو کیا علاقے کا ڈی پی او، علاقے کا ڈی ایس پی، علاقے کا ایس ایچ او اتنا بے خبر ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے علاقے میں منشیات کون بیچ رہا ہے؟ سر اگر علاقے کا ایس ایچ او، علاقے کا ڈی ایس پی اور ڈی پی او اریسٹ بھی کر لیتے ہیں، اس کے خلاف اتنی کمزور انویسٹیگیشن کے ایس پی صاحب موجود ہیں، سر ریفارمز کی ضرورت ہے کہ وہ دوسرے دن کورٹ سے باہر آ جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ وہ کہتا ہے میرا کیا کیا ہے پولیس والوں نے، اور جو بندہ انفارم کرتا ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی دشمنی اسٹل اپنی جگہ پہ موجود ہو جاتی ہے۔ سر اپنے انویسٹیگیشن سسٹم کو بہتر کریں، کائنڈلی کورٹس اپنا کام پتہ نہیں کیسے کر رہی ہیں، لیکن یہ بات 100% ایک فیکٹ ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کمزور ہے، جس کی وجہ سے ایک بندے کے اوپر 15 ایف آئی آر ہو رہی ہیں، وہ باہر گھوم رہا ہے، تو کیا یہ کون سا نظام ہے؟ اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے جی، اس کے اوپر ورک کیا جائے۔ تیسرا جی سر آپ کے نوٹس میں ایک اور بات لاؤں، آپ نے بڑے پروفیشنلزم کی باتیں کی پولیس کی۔ میرے گاؤں کا ایک غریب ڈرائیور یہاں پہ کہیں موجود ہے، آج سے 3 دن پہلے اس کی گاڑی کیال ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سے گم ہوئی، چوری ہوئی، جس کی باقاعدہ سی سی ٹی وی موجود ہے۔ سر انتہائی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے طور پر 20,000 روپے مانسیرا میں پے کر کے وہ اپنی گاڑی اپنے سورسز سے لے کے آئے ہیں۔ پولیس کی ایفیشنسی کہاں پہ ہے کہ وہ ایک بندہ اپنے طور پہ گاڑی لے کے آتا ہے، اور مانسیرا پولیس کا رسپانس یہ ہے کہ یہ بندہ فائر مار دے جی، ایسی تیز کرنا جو لگتے۔ اگر آپ کو فائرنگ سے ڈر لگتا ہے تو ہمیں بتا دیں، ہمارے پاس ایسے بھائی ہیں کہ اپنا آگ لینے کے لیے وہ فائروں سے نہیں ڈرتے۔ ایک غریب آدمی 500 روپے کی دیہڑی لگا کے اس نے جس طرح 20,000 روپیہ وہاں پہ، اور اس بندے کا فون نمبر، اس کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ، وہ ایز اٹ از چل رہا ہے، وہ اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے گاڑیاں کا، یہ تیسرا واقعہ ہوگا، آپ اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کریں اس ایشو کو، اس کو کائنڈلی چیک کیجیے گا۔ آپ نے بڑی اچھے پوائنٹس، آپ کا نام کیا ہے؟ فاروق جی، آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں، اور آئی مسٹ اپریشیٹ یو فار دس۔ لیکن یہ جو 400 پرچے ہم نے کیے ہیں، یہ آپ لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہوئے، یہ پولیس کی اپنی انفارمیشن تھی، اور خود ہی پکڑے ہیں اور خود ہی اٹھائے ہیں اور خود ہی ریکوری کی ہے۔ یہ میرے خیال میں ایبٹ آباد کے کسی شہری نے آج تک ایک انفارمیشن نہیں، ماشاءاللہ سے۔ سر آپ میری عرض تو سنیں نا ابھی، یہ 400 پرچے جو ہوئے ہیں وہ پولیس کی اپنی انفارمیشن ہے۔ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس چیز میں سیریس ہیں۔ اگر آپ کا ایک بندہ اس کو رینٹ پہ گھر دے رہا ہے تو یہ پولیس کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز ادھر گھر میں بیٹھ کے منشیات فروشی کر رہا ہے، اور یہ جو تانوں میں اور عدالتوں میں ضمانتیں دے رہے ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آتے، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ ادھر کے پاسی ہیں۔ یہ جو وکیلوں کے فیسیں دیتے ہیں ان کی طرف سے، یہ باہر سے کوئی نہیں آتا، یہ ایبٹ آباد کے لوگ ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا میں پولیس کے خلاف خبریں لگاتے ہیں، جو ہم منشیات فروش کو اٹھاتے ہیں، وہ کوئی باہر سے نہیں آتے ہیں، وہ ایبٹ آباد کے لوگ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم میں بھی کوتاہیاں ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ہم اس کو بہتر کریں گے، امپروو کریں گے۔ یہ جو ہم نئے انیشیٹو لے رہے ہیں کہ ہم جو کرائے پہ گھر دے رہے ہیں ان کے خلاف پرچے دیں گے۔ یہ جو نیا قانون بنا ہے کہ جو بھی منشیات فروش ہوگا ہم ان کی پراپرٹیز اٹیچ کریں گے، جس کو کرکی کہتے ہیں، اٹیچمنٹ آف پراپرٹی، ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی 20-25 جو منشیات فروش پکڑے ہیں، ان کے کیسز ہم نے پٹواریوں کے پاس بھجوائے ہوئے ہیں۔ یہ سر شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرے، ہم بھی چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی چاہ رہے ہیں۔ یہ شکل پانڈی کے نام ایسے آپ ماشاءاللہ تاریخ کی ہسٹری کی بات کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کمپیریٹیولی دوسرے گاؤں سے سب سے زیادہ پڑھے ہوئے لکھے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ اویئرنیس ان لوگوں میں۔ اس گاؤں کا بھی جب کوئی شخص کسی بھی تھانے میں جائے، مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہیں جو آپ لگا لیں میرپور ہو، کوئی بھی تھانہ ہو، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں، ابھی ماشاءاللہ بہتری آ رہی ہے، لیکن ایزی ایکسیس نہیں ہے۔
वो सुनने की बजाय वो पहले कहेंगे जाओ कागज ले आओ, कागज लेने जाएगा वो लेके आएगा, कहेंगे पेन ले आओ, उसे इधर से उधर भगाते रहेंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे किसी तरह की। होते हैं आप समझते हैं इस बात में कि यार किसी तरह कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, उसके बाद हम इसके मुकदमे को दर्ज करें, फिर आगे अगर वो बंदा मतलब असर रखता है जो आगे है जिसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, अगर वो असरअंदाज है तो फिर तो किसी सूरत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो जो जितनी बड़ी मतलब जो सिफारिश होगी, जितनी बड़ी बात होगी, वैसे निज़ाम चलता रहेगा। एक तो हम सबसे पहले ये चाह रहे हैं कोई मजलूम भी उठ के जाए, अगर किसी का रिसोर्स नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, उसकी बात को वैसे ही सुना जाए जैसे किसी बड़े अफसर की बात को सुना जा रहा है या किसी नाज़िम की बात को सुना जा रहा है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ के लोग भी मतलब सारे ये चाह रहे हैं कि बेहतरी आए। जैसे आप पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो मसला यहाँ पे मंशियात का है, ये हर एक का मसला है हमारे गांव मोहल्लों में। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये है कि अगर हम किसी का नाम लेंगे तो हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो कम से कम कोई ऐसा वहाँ पे ऐसा कोई जरिया हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा लायामल तय किया जाए जिसमें वो अपने बात को रखें और फिर उसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। मैंने आपको कहा कि हमारी पुलिस की पब्लिक डीलिंग शुरू में मैंने कहा था वो सही नहीं है। हमारा जो कांस्टेबल चौक पे खड़ा होता है या किसी को रोकता है उसका इखलाक सही नहीं है। लेकिन इसको हम इम्प्रूव करने की मैंने आपको ये भी कहा कि सबसे ज्यादा सजाएं मैं बदअखलाकी को देता हूँ। जितनी डांट डपट मैं करता हूँ अपने पुलिस वालों की इसी चीज पे कि आप अगर अखलाक के साथ पेश नहीं आ सकते तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हिस्सा नहीं हो। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। जब डीपीओ सुनता है, मैं ये सारे मेरे कुलीग बैठे हुए हैं, मेरे पास अगर कोई आता है तो सिफारिश वाले सिर्फ नहीं आते, सिफारिश वाले भी आते हैं। कोई एमपीए करता है या नाजिम करता है या काउंसलर करता है या जो भी है, लेकिन गरीब लोग भी आते हैं और डेली बेसिस पे आते हैं। और उसकी कोई टाइमिंग मैंने नहीं रखी हुई कि आप 8 बजे से 10 बजे दो और 10 बजे से 1 बजे। आप किसी भी टाइम मेरे दफ्तर आए और आप इंशाल्लाह मुझसे मिलेंगे, किसी भी टाइम अगर मैं दफ्तर में हुआ। तो 3 महीने पहले दरख्वास्त जमा करवाई थी। हमारे रास्ते का मसला ना, हमारा दरख्वास्त है साहब के साथ हमारा मसला हमारे घर का। तो मैं खुद अपने वालिद साहब के साथ गया था कैंट थाने में, तो हमारे साथ कोई ताउन नहीं हुआ। वहाँ पे जो चौथे दिन की ट्रांसफ़र हो गई। सर, जिस तरह आपने कहा है कि जी पुलिस कोऑपरेट करती है और जिस तरह अगर एक फरीक ना चाहे तो दूसरा फरीक किसी सूरत मतलब वो नहीं कर सकता। सर, मैं पिछले 5 साल से आईजी साहब से लेकर सर इशू सर मेरा ये था कि मैं जॉब कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी के फ्रेंचाइजी ने मेरे साथ 19 लाख रुपए का फ्रॉड किया हुआ है। यहाँ सर शफलबानी के जानने वाले सर मेरे हालात से वाकिफ थे। पहले मैं कैसा था और सर 4 साल मैंने 70 साल का बाबा लगता हूँ, उम्र सर मेरी 46 साल है। उस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड करके सर उसने मुझे ज़मीन बोझ कर दिया। सर उस बंदे के खिलाफ क्योंकि वो गैर कानूनी समेत एक्टिव करता था, करोड़ों रुपए उसने कमीशन के उसकी वजह से लिए। आज वो अरबपति है सर। उसकी हर जगह पे, हर फोरम पे, हर कानून नाफिज करने वाले इदारे में मैंने उसकी शिकायत की है। सर आपसे भी मेरी अली मोहम्मद खान साहब के थ्रू डिस्ट्रिक्ट असेंबली जो है सर वहाँ पे भी मैंने शिकायत की थी, लेकिन सर आपने मुझे दफ्तर का क्या कर सर आप मुझे दफ्तर में नहीं मिले। आपने एडिशनल मेरे ख्याल में सुप्रीडेंट साहब थे, उनके ब्याह पे मेरी फाइल वो करवा के भेजी थी सर। उसके बाद वो फाइल सप्लाई चौकी में सर इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है सर। उसके बाद फिर दोबारा मैंने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर दोबारा दरख्वास्त दी थी। वहाँ से सर 107 का पर्चा इशू हुआ था और उस बंदों को बुला के सर पुलिस की मैं अब जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है सर, क्योंकि 107 का पर्चा था और मैं एक अकेला बंदा हूँ सर और आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा कोई सिफारिश नहीं है, कोई वो नहीं है। तो सर एक छोटा सा बस आखिरी में ख़त्म कर रहा हूँ। तो सर पुलिस वालों ने सर किस बेस पे मुझे कहा कि तुम्हें पैसे भी दिलाएंगे, तुम्हें नौकरी पे बहाल भी करेंगे। सर उस वक्त से लेकर आज तक ना मुझे उस चीज़ की कोई फोटोकॉपी दी है, ना पैसे दिए और ना नौकरी दी है। सर अभी भी मेरे पास एक FIA का लेटर पड़ा हुआ है जो आपके वो ट्रांसफ़र किया हुआ है। लेकिन सर मसला ये है कि मैं पुलिस का वो क्योंकि मुझे पता था इसलिए मैं पुलिस बनी। अदालत में जा सकता मेरे पास पैसे नहीं। मैंने आपका केस
पढ़ा भी था, मुझे पता भी है। जी जी बहुत सी चीज़ें इस तरह होती हैं कि हर एक बंदा चाहता है कि स्पीडी जस्टिस हो, और मेरा मामला जो है वो एक चुटकी में हल हो गया। अब जिस तरह ये साहब कह रहे थे, इनके ज़मीन का मसला है जो कि सिविल मैटर है, उसमें पुलिस कोई असर रसूख इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। वो चूँकि रेवेन्यू का मैटर है, वो अदालत जाएंगे या अदालत के थ्रू या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू अपना फैसला करेंगे। आपका इशू हमने भिजवाया हुआ था FIA, आपका इशू पुलिस के डोमेन में आता ही नहीं है। आप जिस फोरम है, आप चूँकि वो सिम आप उन्होंने इशू की थी आपसे पैसे, उस तरह उसने फ्रॉड किया सर हुआ वो था। गैर कानूनी सिमें थी, वो भी किस तरह वही मैं कह रहा हूँ, गैर कानूनी सिमें पुलिस कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकती। उसके लिए अपना महकमा मौजूद है, अपना कानून मौजूद है। आप जिन जिन फोरम पे जा रहे हैं, आपने अपना वक्त ज़ाया किया। सर इसमें देखिए, मैं मेरी इसमें आवाज़ ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी माजरत के साथ। मेरी मुझे आवाज़- आज मौका मिला सर, प्लीज मुझे कहने दें। सर मैंने FIA साइबर क्राइम वालों को सर वो सारी चीज़ें मैंने दी हैं, कहीं कहीं की लोगों के जो शख्स का जो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने पास रखे थे वो दिए। उसके अलावा ये अपना फॉर्म थे जो गैर कानूनी तौर पर फेल किए हुए थे, वो साइबर क्राइम वालों को दिए। साइबर क्राइम वालों ने मुझे कहा कि जी ये पुलिस का मसला है, और पुलिस के पास साइबर एक क्राइम। पुलिस के पास सिर्फ एक सेक्शन है, 419 420, उसमें आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको इस फोरम से कह रहा हूँ। ये सारा साइबर क्राइम और FIA का है, ये आप किसी वकील से पूछ लें अगर मेरी बात पे आप एग्री नहीं करें। नहीं सर, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए। सर मसला ये देखें, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फॉर्म निकाल के आपको दिखा दूंगा। सर मुझे FIA वालों ने DPO साहब एबटाबाद को ट्रांसफर किया है मेरा केस। अगर वो सर मुझे शटअप कॉल दे रहे दोबारा खैर ले शटअप कॉल मुझे कल आप आ जाए मेरे ऑफिस, कल आ जाए। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सर जो आपने ये कचहरी मुंतकिल की है कि बहुत वेलकम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी चाहिए एक शक्लबानी की कमेटी हो जिसमें नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, ये पुलिस में अगर भर्ती आए तो भर्ती के काबुल भी हों। दूसरा ये मंशियात और फायरिंग कमेटी हो, तब ये ख़त्म हो सकती है। मैं खुद प्रोफेशन के हवाले से एक ड्राइवर हूँ, वो कि मैं ग्रेजुएट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि सुजुकीज़ पे कल लास्ट डे बिफोर की बात है, मेरे वालिद साहब 70+ है, तो मैंने उसे शमा बेकरी के पास से ड्राइवर को हाथ दिया तो उसने गाड़ी नहीं रोकी। आगे ख़वातीन को देख के उसने ब्रेक लगा के और पीछे से इशारा करके ख़वातीन को आगे बुलाने की तरफ तवज्जो की, और आपकी इंतज़ामिया, आपकी ट्रैफिक पुलिस गाय बगाए खड़ी उनको देखती रहती है कि उनका हैंडल जो है जिससे दरवाज़ा लॉक होता है, ये खुलता है, वो उन्होंने इतनी वायलेशन है कि वो नहीं लगा रखा है। ये तो बड़ा माइनर सा हवाई फायरिंग या आप कह लें कि ये मंशियात, ये तो बड़े लेवल की बातें हैं। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं और देखते आए हैं। मैंने 25 साल कराची में गुजारे हैं, 47 साल को पहुंच चुका हूं। अमन और ये नक्शे अमन, वो आप कह रहे हैं कि हम एबटाबाद के लोग, नहीं, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि बाहर से आए हुए कई लोगों ने इस शहर के अमन को बर्बाद किया है। हम इतने बदतमीज लोग नहीं थे। आपका पॉइंट टेकन हो गया। हाँ, टेकन होना भी चाहिए कि